नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में। जौनपुर से एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जो इस समय समाज के लिए प्रेरणा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जब दहेज जैसे शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में कुछ ऐसी चित्र, कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट होते होंगे जिसमें बेटियां जली हुई, बेटियां डरी हुई नजर आती हैं। लेकिन जौनपुर में एक ऐसा परिवार है जिसने समाज में एक मिसाल कायम किया है। मिसाल ऐसा कि शादी किया, सरकारी नौकरी होते हुए, सरकारी पद पर होते हुए विवाह किया और विवाह में 1 रुपया दहेज के रूप में नहीं लिया। सिर्फ रुपया ही नहीं, जो सामाजिक व्यवधान में सर सामान दिए जाते हैं वो भी लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे परिवार हमारे फ्रेम में आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरा परिवार है, समृद्ध परिवार माना जाता है इस क्षेत्र का। आपको बता दें कि इनके भाई साहब जो हैं वो समीक्षा अधिकारी हैं, ये खुद एक शिक्षक हैं और इनकी माता जी इस क्षेत्र की प्रधान भी हैं। आपका नाम अरविंद जी है। अरविंद जी छत्तीसगढ़ की एक संस्था है जो जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आवासीय शिक्षा देने का काम करती है, उसमें बतौर शिक्षक तैनात हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस समय जब समाज में दहेज, दिखावा, तमाम आडंबर बने हुए हैं, ऐसे में इतनी साधारण तरीके से विवाह करना, एक सरकारी नौकरी होते हुए बड़े पद पर, लाखों की सैलरी के साथ बड़े पद पर बने रहने के बावजूद बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से विवाह करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। हम सीधे बातचीत करते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आज के दौर में बड़े आडंबर होते हैं शादी विवाह को लेकर के। लोग ये सोचते हैं कि एक बार सफल हो जाएं तो विवाह ऐसा करेंगे कि पूरा जिला देखेगा। विवाह आपने ऐसा किया कि पूरा जिला तो देख रहा है लेकिन नजरिया बदल गया है। जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के समाज में इतना ज़्यादा दिखावा हो रहा है शादी ब्याह में कि लोग दिखावे में इतना, मतलब ये जैसे होड़ मच गई कि हम कितना खर्चा कर लेंगे, कितना दहेज ले लेंगे। तो ये जो दहेज एक जो शुरू में दहेज प्रथा थी, प्रथा के नाम से थी, जो दहेज में लोग स्त्री को जो देते थे सामान उनके मायके वाले, वो स्त्री धन कहलाता था, जिसमें से कपड़ा लत्ता, जेवरात और सारी चीज़ें। लेकिन आजकल उसकी वो पहले बिना मांगे दी जाती थी पिता के द्वारा, लेकिन आजकल उसको लोग मांगने लगे हैं। तो ये अब जो प्रथा थी दहेज, अब ये कुप्रथा में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा अब वो हो गया है, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है दहेज, इतना ज़्यादा ये विकराल रूप ले लिया है कि इसकी वजह से समाज में तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। आपके जहन में अरविंद जी ये ख्याल कब आया कि विवाह करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे? दहेज नहीं लिया ये तो अलग बात हो गई कैन साहब, दहेज नहीं लेंगे, लेकिन दहेज के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने वो भी अस्वीकार कर दिया। तो ये बात कैसे जहन में आई? देखिए भैया, ये जो विचार दहेज के खिलाफ शादी करना या दहेज कुप्रथा को समाप्त करने का जो विचार मेरा आज का नहीं है कि अभी मेरी शादी हो रही तो आज मेरे पास अभी विचार आया। ये विचार मेरा बहुत पहले से ही, जब मैं थोड़ा जानने लायक हुआ तो समाज में देख रहा था कि दहेज की वजह से बहन बेटियां या माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, बहुत प्रताड़ित होते हैं। तो उनकी प्रताड़ना, बहन बेटियों की प्रताड़ना और माँ बाप के इस बोझ को देखते हुए बहुत कष्ट हुआ। और पढ़ाई के दौरान मैंने पढ़ा भी कि दहेज जैसी कुप्रथा समाज को एकदम खोखला करती जा रही है। तो ये बहुत पहले विचार मेरे अंदर था कि जब भी मैं शादी करूंगा तो इन बुराई को नष्ट करने का जरूर प्रयास करूंगा। और आज मैंने इस बुराई को नष्ट करने का पूरा कोशिश किया और शादी में अपने केवल दुल्हन लाया और कोई भी सामान नहीं लाया। कोई सामान आप नहीं ले आए? कोई भी सामान मैं नहीं लेके आया। यहाँ तक कि मैं, समझ लीजिए कि बर्तन तक भी नहीं लेके आया, मतलब केवल पूजा को लेके आया हूँ और कोई भी चीजें हम वहां से नहीं लेके आए। कोई भी चीज आप वहां से नहीं लेकर आए। आप एक शिक्षक हैं, आपके भाई साहब समीक्षा अधिकारी हैं, माताजी आपकी प्रधान हैं, एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो वर्चस्व इस क्षेत्र में है। लेकिन जहां आपने शादी की, आपकी पत्नी बेहद ही सामान्य परिवार से आती हैं। आपकी पत्नी के पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं, राजगीर हैं। जब आप विवाह के लिए
आमंत्रण हुआ, चीजें शुरू हुई, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि हमारी इतनी बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और हमारे जो जिनसे संबंध जुड़ने जा रहे हैं वो बेहद सामान्य परिवार से हैं, तो क्या कुछ ऐसे ख्याल नहीं आए? बिल्कुल ऐसे ख्याल आए। मैं इस चीज पे भी वार किया कि लोग जैसा होते हैं बड़े, मतलब अगर कोई बड़ा पोस्ट पे है तो वो बड़ा घर देखता है कि बड़ा ही घर हम देखेंगे, हम गरीब घर देखेंगे ही नहीं। क्या गरीब घरों के पास बहन बेटियां सही नहीं होती? क्या उनके पास अच्छे संस्कार नहीं होते? तो मैंने इस चीज को भी खत्म किया कि एक कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी आपके पास पैसा कौड़ी हो, घर द्वार हो, लेकिन अगर आप गरीब लड़की से शादी करोगे तो इस समाज में ये भी संदेश जाएगा कि गरीब लड़कियों, गरीब घर भी अच्छी बच्चियां होती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, उनसे भी शादी करना चाहिए। और दहेज के लालच में लोग बड़े बड़े घर देखते हैं। मुझे दहेज की कोई लालसा थी ही नहीं, इसलिए मैं बेहद गरीब लड़की से शादी किया। और मैं सोचा कि भाई मुझे एक लड़की चाहिए, वो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो बड़ा घर हो चाहे वो छोटा घर हो। तो मुझे बड़े घर और छोटे घर से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं दहेज के खिलाफ था। तो वो किसी भी लड़की से मैं शादी कर सकता था, चाहे जितनी गरीब हो चाहे जितनी अमीर हो। आपकी पत्नी है पूजा, आपका नाम? जी हमारा नाम पूजा निषाद। पूजा निषाद। पूजा, जब आपकी शादी तय हुई, आपको पता चला कि एक बड़े घर में आपका विवाह तय हो रहा है, पिताजी आपके राजगीर हैं, आप बेहद सामान्य परिवार से आती हैं, तो मन में क्या क्या बात आई? सर जब शादी फिक्स हो रही तो मतलब जैसे पहले शादी की जब चर्चा चली तो परिवार मतलब अच्छा है और ऊंचा भी है, तो पापा एक बार शादी के लिए मना कर दिए कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे दहेज वहेज बहुत लगेगा। फिर उसके बाद जो अगुआ हैं उनके माध्यम से मतलब पता चला कि वो लोग दहेज के खिलाफ है, दहेज नहीं लेंगे, उन्हें सिर्फ एक संस्कारी और अच्छी बहू चाहिए। तो फिर बात आगे बढ़ी, उसके बाद तब ऐसे ऐसे बातें आगे बढ़ी और हमारी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के बाद हम लोग बातचीत करने लगे, उसके बाद तो हमारी शादी भी हो गई। पूजा, जब एक लड़का हो या लड़की हो, जैसे एक सामान्य लड़का होता है, पढ़ने के लिए बाहर निकलता है, तो कहीं जाता है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती, हमको उसके अनुकूल होना पड़ता है। आप बेहद सामान्य परिवार से आती हैं और आप जब शादी करके इस घर में आई तो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत या परिवार वालों का कुछ अवरोध है ऐसा? सर बिल्कुल नहीं। हम मतलब जब शादी करके आए तो शुरुआती से मतलब हम लोग इतना घुल मिल गए कि जैसे लगता हम लोग इन्हें मतलब ये हमें और हम इन्हें बहुत पहले से सदियों से जानते हैं। इतने अच्छे फैमिली है, बहुत अच्छे। हमारी सासू माँ हम लोग को बेटी की तरह मानती हैं और हमारा सम्मान करते हैं और हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूजा, एक बिटिया जो होती है, हम सबके घर में बहनें हैं, बच्चियां हैं, बड़े सपने होते हैं। क्या कभी सोचा था कि ये सपने जो आपके हैं इस तरीके से साकार हों? सर कभी नहीं सोचे थे। जहाँ तक ये दहेज की जो कुप्रथा है, इससे मतलब कभी सोचा नहीं जा सकता कि हमारी शादी इतने ऊंचे परिवार में होगी। सामान्य घर की बच्चियां ये नहीं सोच पाती हैं कि हम भी बड़े सपने देखें? सर नहीं सोच पाती हैं, वो सोचेंगे हो ही नहीं, अगर होगा तो वहाँ पे दहेज बहुत लगेगा, जो कि दहेज दे नहीं पाएंगे, तो होगा कहाँ से। पूजा जी, आपकी पढ़ाई क्या है? सर हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं। सेकंड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया है, आगे का क्या प्लान है? सर हम बीएससी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद घर वालों का डिसीजन जो रहेगा कि क्या करवाएंगे क्या पढ़वाएंगे, तब उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू योर हस्बैंड, अपने पिता? यस सर। अपने पति के? यस सर। पूजा, समाज में बहुत सारी चीज़ें अब भी हो रही होती हैं। आज हम आप यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो भारत का डेटा ये कहता है कि कहीं कोई बेटी जल रही होगी दहेज की आग में, कहीं कोई बेटी मर रही होगी इस वजह से कि बेटियों को जन्म लेना ही पाप माना जाता है। आज आप इस परिवार में खड़ी हैं, आपके ससुर जी हैं, आपकी सास हैं, आपके हस्बैंड हैं, ये पूरी आपकी फैमिली है। आज जब आपको लोग देखेंगे, एक सामान्य परिवार से, बेहद सामान्य परिवार से आप निकल कर आई हैं, पिताजी आपके राजगीर हैं। हाँ सर, हमारे पापा राजगीर हैं। तो जब उनको आप देखती हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब एक साधारण परिवार से और हमारी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है। तो मतलब हम उन माँ बहन और समाज को संदेश देना चाहते हैं कि वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ रहें, दहेज मुक्त शादी करें, बेटियों को बोझ ना समझें, उन्हें सम्मान और समान अधिकार दें और जो है ये दहेज मुक्त शादी का संकल्प करें और बिना दहेज की शादी करें। सर, दहेज मुक्त शादी हो पाना आज के दौर में बड़ा कठिन है। आप एक शिक्षक भी हैं, क्या लगता है कि इसको कैसे बदला जाएगा? आपने शुरुआत तो की। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा
कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जैसे बहुत तमाम ज़वाज इस धरती पे हैं जो ऐसा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस क्षेत्र में थोड़ा सा ये नया है, क्योंकि देखिए इस चीज़ को, ये इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो हम जैसे जो जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षकों का दायित्व होता है समाज को नई दिशा देना, जागरूक करना। तो मैंने इसको अपना दायित्व समझा और उसी दायित्व को पूरा करने के लिए मैंने ऐसा किया, शादी ऐसी की कि ये आपका निर्णय था या परिवार का? ये निर्णय तो हमारे परिवार का ही है। हाँ, ये मेरे परिवार का और मेरा सामूहिक निर्णय है, मेरे घर का। ये मेरा क्यों बाबा, आप पिताजी हैं? जी जी। तो बेटा अधिकारी है, बेटा शिक्षक है, बहू लाया फ्री में, कुछ बुरा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, दुकान हार्डवेयर की मेरी दुकान है। मैं हार्डवेयर का और इंजन पार्ट पे बैठता हूँ। और मेरा ये दूसरा बेटा दूसरे नंबर का बगल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। 3-4 लोग उसकी दुकान पे काम करते हैं, 2 लोग मेरी दुकान पे काम करते हैं। तो हम पहले से हम लोगों की विचारधारा थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मानव जीवन प्यार मोहब्बत का होना चाहिए। एक परिवार में सोपत हो, सबको प्यार रहे सबसे। कुछ दिन पहले हम देखा करते थे ट्रकों पर, बसों पर लिखा होता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ तो सभी जान जाते हैं कि भाई बेटी पढ़ाना अच्छी चीज़ है, बेटा बेटी सब पढ़ें। लेकिन बेटी बचाओ शब्द में एक बहुत विशाल चीज़ है कि इससे सारे समाज के लोग त्रस्त हैं और इसके साथ साथ सरकार भी परेशान है, जो एक अभियान चला रही है कि बेटी बचाओ। बेटी बचाने का अर्थ यही होता है कि जब दहेज का नंबर, शादी का नंबर आता है तो लोगों को इतना बोझ पड़ जाता है कि जिस बाप के 2-3 बेटी हों वो चिंता के मारे मर जाता है, सोचता रहता है दिन भर कमाएगा, कितनी शादी करेगा। और इस कड़ी में जब बेटी पैदा होती है तब लोग गम में आ जाते हैं, माँ बाप पड़ोस के लोग भी दुखी हो जाते हैं। उसी स्थान पर जब बेटा पैदा होता है लोग सोहर गवाते हैं, मिठाई बांटते हैं, बड़ी बड़ी खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो हमारी सोच यह है कि अगर ऐसा बेटे के साथ होता है, कहीं बेटी के साथ भी और अच्छा हो। अगर स्वतंत्र रूप से माँ और बेटी, बाप और बेटी सब रहें तो कितना अच्छा समाज होगा, कितने अच्छे लोग होंगे, कितना बढ़िया होगा। आपके बेटे ने ये कदम उठाया, बहू लेकर आए, सिर्फ बहू को लेकर आए। जी जी। तो समाज के लोगों ने नहीं कहा कि साहब कुछ मिला ही नहीं सरकारी नौकरी के बावजूद भी? क्योंकि समाज तो इसी आधार पे चल रहा है कि सरकारी नौकरी मतलब भारी दहेज। समाज को तो भैया आज से नहीं, हम सन 1990 से एक संस्था हमारी चल रही बिरादरी की, निषाद जागरण समिति जिले जौनपुर में, हम लोग उसी से चंदा मंदा लेकर एक हॉस्टल बनवाए हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं और वहां किराया भाड़ा नहीं देना होता है। उसी आधार पे हमारा बड़ा लड़का समीक्षा अधिकारी एक हॉस्टल बनवा रहा है जहां अच्छे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। कोचिंग, किताब, लाइब्रेरी, खाना पीना उनको निःशुल्क दिया जाएगा। तो हम लोग पहले से ही कमाने और पढ़ने लिखने में विश्वास रहा है। तो हमारी सोच ही है कि धन कमाने से होता है, धन मांगने और कहीं से पा जाने से नहीं होता है। दादा, आप ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, दादी नहीं कही बहू ले आ रहे हैं मुफ्त में? दादी तो हमसे भी आगे हैं। दादी तो आज हमारे किसी भी काम में, चाहे हमको दुख मिला चाहे सुख मिला, हमारा ऐसा साथ देते हैं कि जैसे एक बहु औरत को देना चाहिए उस तरह से हमारे साथ रहती हैं, उस तरह साथ देती हैं। क्यों दादी, बहू आई, बेटा विवाह किया, दहेज भी नहीं लाया? हाँ भैया, दहेज ना लाए, दहेज एकदम ना ले। दहेज हम चाहबो न करी ना लेबे करे, और ला देवे के तो उनके बाप देत रहन जो उनके खुशी रही, लेकिन मना करे उठा ले आ रहन गाड़ी से भोज हम कराए। जैसे गांव प्रधान है तो उतनी बारात जात न, तब ही अपने घरे भोज कराए, तब आए भोज में कुल सामान लेके आए, आपस कर दे कुछ ना ले, उतारी ना गया। बहुत लोग कहे नाराज हो जी उतरवा ले, हम कहे ना है
जब कहा समाज में पास पड़ोस, आप तो महिला हैं, महिलाएं जब इकट्ठा होती होंगी तो बड़ी बातें करती होंगी कि साहब बहू ले आई हैं, बेटा सरकारी नौकरी करता है, कुछ मिला ही नहीं। हाँ, जब जान गए के सब न ले हैं तब क्यों कुछ कहवे ना करत। और जब गाड़ी लेके आए तो कहें लोग कि उतरवाए ला, उन्हें लोग नाराज हैं, कहे कुछ ना, जब मना कहेंगे तो का उतरवाए न, कुल सामान उनके चला गए। अच्छा दादी, आपको कैमरे के माध्यम से पूरा दुनिया देश देखेगा, जो दहेज लोभी हैं, जो दहेज लेते हैं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? यह कहेंगे कि हम जैसे हम ना लेते उसे क्यों जिन ले, सब लड़की सब कहे, क्यों 4 लड़की हैं, क्यों 5 लड़की हैं, क्यों लोन निकारत बा, क्यों समूहित लेत बा, क्यों खेत धरत बा, बहुत परेशानी से शादी सब करत है। इतना आसान थोड़ा बा कि 10 लाख रुपया कहाँ से पाए जाइए, और 10 लाख लागी जरूर। तो हम तो सोच है कि यह सब करे। पूजा जी, जिस तरीके से आपका विवाह हुआ, दहेज मुक्त विवाह है, अभी हमने माता जी से भी ये पूछा कि जो लोग देख रहे होंगे, जो दहेज के लोभी हैं, दहेज लेते हैं, उनको अगर कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहोगे? सर यही कहेंगे कि दहेज मुक्त, सभी लोगों को दहेज मुक्त शादी करना चाहिए। दहेज ना लेंगे, उसकी जो जब शादी करेंगे तो उसकी जो खुशी होगी ना वो अलग होगी। परिवार में सुख शांति बना रहेगा अगर हम बगैर दहेज के शादी करेंगे। नहीं तो जब लड़की दहेज लेके आती है तो उसे मतलब घमंड रहेगा कि हम दहेज लेके आए हैं, तो वो भी मतलब उसके अंदर भी एटीट्यूड रहेगा कि हम दहेज लेके आए और तो दहेज लेंगे, तो दोनों परिवार में इससे शांति नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। तो जो दहेज मुक्त शादी जो करेंगे तो उसकी खुशी अलग होती है। आप कह रही हैं दहेज लेकर आते हैं तो एटीट्यूड होता है, लेकिन दहेज नहीं लेकर आते हैं तो डर भी तो होता है। सर नहीं, वो डर आपको लगता है कि नहीं लगता? सर हमें नहीं लगता है, क्योंकि जो अच्छे विचारधारा के लोग होंगे, जैसे कि हमारे परिवार है, एग्जाम्पल में हमारा जो परिवार है, अगर ऐसे परिवार रहेंगे तो उन्हें बिल्कुल दुख नहीं होगा कि दहेज कुछ लाई है या नहीं लाई है। पत्नी कुछ लेकर आई नहीं है दहेज में, कुछ कहते तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसा है कि दहेज हमको चाहिए नहीं, और ऐसा नहीं कि हमको दहेज नहीं मिला या कुछ नहीं दिए तो हम इनको प्रताड़ित करेंगे, ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। हम जानते हैं ना कि यहाँ पे स्त्री का महत्व, स्त्री का सम्मान हम जानते हैं कि हाँ, स्त्री ही सब कुछ है, इसी को सब कुछ मानिए और इसी को सम्मान दीजिए, इसी में आपका विकास है, इसी में आपकी खुशी है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं लिए, अरे अंगूठी, चैन, तमाम चीजें होती हैं, वो तो मिला होगा ना? कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ओनली दुल्हन ही दहेज है। आप तमाम जगह ट्रकों पे या तमाम जगह देखते होंगे लिखा रहता है दुल्हन ही दहेज है, तो मैंने उसी सब अक्षरता मैंने उसका पालन किया है। दुल्हन ही दहेज है और दुल्हन को ही लेके आया हूँ। हाँ, और बाकी कोई धन, कोई भी अर्थ वहाँ से हम नहीं लेके आए हैं, और हमने पूरी तरह से शुरू से ही हमने मना किया था कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम केवल लड़की मतलब केवल शादी करेंगे, केवल हमको आप अपनी बेटी दीजिए और कुछ मत दीजिए। हमारे पास हुनर है, हमारे पास उतना ज्ञान है, हम सब चीज़ अपने मेहनत से कमा लेंगे। आपके देने से हमारे पास कितने दिन वो चलेगा, क्या करेगा? हमारे पास अगर वो हुनर नहीं रहेगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने हुनर से पैसा इकट्ठा करिए, धन इकट्ठा करिए। किसी के मांगने से, किसी के दे देने से आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर हुनर नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये आपकी भाभी हैं? जी। अच्छा, आप भाभी हैं? जी सर, भाभी हैं। तो शादी हुई, दहेज भी नहीं हुआ, तो आप लोग क्या सोचती हैं, कैसे इस व्यवस्था को परिवार में रह करके कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा हमारा परिवार है, ये दहेज मुक्त शादी हुई है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। जी। आपके पति जी, क्या नाम है साहब आपका? सर अरुण कुमार मेरा नाम है। अरुण कुमार जी। आप सबसे बड़े भाई हैं? नहीं, दूसरे नंबर के। क्या करते हैं साहब आप? हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैं बिजनेस करता हूँ। अरुण जी, जब आप लोगों ने शुरुआत की, आज ये घर है, कब ये घर बना? इसकी न्यू जो है 1998 में रखी गई थी, लेकिन ये घर बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बहुत धीरे धीरे बना है, पूरी अभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग ने बहुत संघर्ष किया। जब 1998 में इसकी नींव रखी गई थी, तब पिताजी ने ही सिर्फ अकेले कमाने वाले थे, बाकी हम लोग बहुत छोटे थे। तो हमने देखा कि शुरुआत में पिताजी की उम्र भी धीरे धीरे काम करने की वो ख़त्म हो चुकी थी, या एक समय से आदमी
तो उस टाइम जो है मैं अरुण कुमार 2002 से पिताजी के कार्यों में हाथ बटाया, बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसके उपरांत जो है 2007 में हम अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोले, वो अलग से चलाएं। और इसके बाद भाई जैसे बड़े भैया योगेंद्र निषाद समीक्षा अधिकारी हैं, उनको भी पढ़ाया, अरविंद जी को भी पढ़ाया और आनंद को भी पढ़ाया। सबको पढ़ाई का खर्चा दिया। आज इस मुकाम पे हैं कि एक हंसता खेलता और समाज में इसकी एक अलग मिसाल है। परिवार आपका संगठित है जी बिल्कुल। और जब संगठित परिवार में भाई ये निर्णय लेता है कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे, तो एक भाई के रूप में आपका क्या क्या कहना था कि आपने इतना संघर्ष किया, मेहनत किया, पढ़ाया, एक भाई के रूप में आपने क्या सोचा? हमने समाज में देखे दहेज को लेके, ये मन में बहुत बुरा लगता था कि कहीं ना कहीं दहेज वो प्रथा है जो आए दिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें प्रताड़ित की जाती हैं, उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तमाम इस तरह के न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम लोग कुछ अलग करें ताकि एक समाज में एक अलग मैसेज आए। हम लोग ने अरविंद की शादी, हमारी जो शादी हुई थी उसमें भी कोई डिमांड नहीं था, लेकिन जो है उस समय जैसे हम नकारते कि पूरी तरीके से नहीं लेंगे तो उतना शायद इफेक्ट या प्रभाव नहीं छोड़ पाते। जैसा कि अब अरविंद जो है सरकारी टीचर है, हमारे बड़े भैया समीक्षा अधिकारी हैं, हमारे माताजी प्रधान हैं। तो इतने सब रहते हुए अगर अब जो है जैसे बिना दहेज की शादी करते हैं तो इसका एक अलग मैसेज आएगा कि इतना सक्षम होते हुए भी इन लोगों ने दहेज को बहिष्कार किया, दहेज का बिना दहेज की शादी की। आपका क्या नाम है साहब? सबसे पहले सर आपको सादर नमस्कार। मैं आनंद निषाद, प्रधान प्रतिनिधि बूढ़पुर। अच्छा, तो आप ये आपसे बड़े हैं आप? नहीं सर, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे हैं आप जी। अच्छा, आपकी शादी पहले हो गई? हाँ सर, मेरी शादी पहले हुई। शादी होने का कारण ये रहा कि भैया 2 बार यूपीएससी में बैठे हैं, 2 बार मेंस का एग्जाम दिए हैं। हम लोग चाहते थे कि एसडीएम बने, डीएम बने, दुर्भाग्यवश हो नहीं पाए। लेकिन इन्होंने टीचर्स की जो पहली वैकेंसी आई MRS की, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और इन्होंने कहा कि आनंद तुम भी प्रधानी देख रहे हो और तुम शादी कर लो, मेरा करियर बन जाता है। तो मेरे कुछ अलग संदेश हैं जो मैं समाज को देना चाहता हूँ। यदि मुझे नौकरी मिलती है तो मैं तुरंत शादी कर लूँगा। जो ही मेरी शादी हुई, जस्ट 2-3 महीने बाद इनको नौकरी मिल गई, तो फिर ये शादी की। तो ये जो सामाजिक संदेश आप लोगों ने देने का काम किया है, तो ये सामाजिक रूप से आप चूंकि यहाँ पे रहते हैं, प्रधानी का काम आप देखते हैं, तो ये आप लोगों का एक संगठनात्मक निर्णय था या आपने ये बात रखी उसके बाद आप लोगों ने फॉलो किया? सर ये विचार हमारे पिताजी से हमको मिले हैं, हमारे संस्कार से मिले हैं, हमारे बड़े भैया के सामूहिक निर्णय है। जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, निश्चित रूप से ये चाह कर भी ये ना कर पाते। यदि परिवार संयुक्त रूप से संगठित है तो निश्चित रूप से इस निर्णय में सबसे अहम जो योगदान रहा वो पिताजी का रहा और भैया जी का रहा। और भैया तो हमारे राजा आदमी हैं, इनको यदि इशारे में भी अगर कह दें बड़े भैया तो ये निश्चित रूप से सहअक्षर पालन करते हैं। और इनके भी विचार थे, तभी तो मुझे रोका कि भैया मैं संदेश देना चाहता हूँ। उनके संदेश शायद यही थे, दहेज मुक्त। और दहेज एक ऐसी कुप्रथा है हमारे समाज के लिए। आज हमारी बेटियों का जब जन्म होता है तो निश्चित रूप से एक शोक जैसा महसूस करने लगता है परिवार और परिवार के बगल वाले भी। और यदि उसका सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा कारण ये दहेज ही है। दहेज यदि ना हो, दहेज जैसी कुप्रथा अगर खत्म हो जाए तो लोग अपनी बहू देखेंगे एक बेटी में, घर परिवार और मकान नहीं देखेंगे। मकान देखने का अगर सिर्फ एक कारण है दहेज, अगर दहेज मुक्त भारत बन जाए तो निश्चित रूप से
तभी भारत जो है ये विश्व गुरु बन सकता है। तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। आपका क्या नाम है? संगम। संगम। आप इस परिवार की सबसे छोटी बहू हैं। जी। इस परिवार की बहू के रूप में होना आपके लिए कितना गौरव का विषय है, कैसे आप देखते हैं? सर हम बहुत खुशनसीब है जो हमको इतना अच्छा परिवार मिला है, शिक्षित परिवार मिला है, सामाजिक परिवार मिला है। जी सर। तो ये था एक छोटा सा निषाद परिवार, और ये परिवार आप देख सकते हैं, ये कैमरे के फ्रेम में आप लोग दिख रहे हैं, और एक सामाजिक संदेश, एक बड़ा संदेश आज के दौर में इस परिवार ने दिया है, दहेज मुक्त विवाह। और ये संदेश कहीं ना कहीं पूरे देश में जाना चाहिए, पूरे देश के लोगों तक जाना चाहिए, खास करके ऐसे वर्ग तक जाना चाहिए जिस वर्ग में बेटियां बोझ मानी जाती हैं, जिस वर्ग में बेटों पर अभिमान किया जाता है। मुझे लगता है कि आपकी तरह ही हर पिता को अपने बच्चों को ये संस्कार है, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि भैया पैसा खुद कमाओ, लोगों से लेकर के अमीर नहीं बना जाता है। ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।